अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेजबान रहमान अजहर। पाकिस्तानी सियासत एक अहम मोड़ पर। सबसे पहले एक नजर हमारी आज की टॉप स्टोरीज पर। इंसाफ न मिलने की सूरत में इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की धमकी। मुल्क भर में तैयारों की आमदोरफ्त को शदीद खतरा, सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद मगर भारत बदस्तूर दोगली पॉलिसी पर गामजन। पाकिस्तानी सियासत में अनोखे वाकयात और बयानात कोई नई बात नहीं, मगर इमरान खान ने केपी के असेंबली तोड़ने का ऐलान करके न सिर्फ वफाकी हुकूमत पर सियासी खुदकुश हमला किया बल्कि सबको हैरान भी कर दिया। सूबाई असेंबली के वजीर आला को कठपुतली साबित करते हुए बतौर एक पार्टी सरबराह उनके इस ऐलान ने एक नई बहस शुरू कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने कादरी इनकलाब के हाथ मजबूत करने के इशारे भी दे दिए हैं। दूसरी जानिब तारुल कादरी ने अपनी हमख्याल जमातों को इनकलाब में शामिल होने की दावत भी दी है। अवाम हैरान है कि कादरी साहब की हमख्याल जमातें पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में कोई ना कोई हैसियत रखती हैं, मगर जमहूरी निजाम से आउट कादरी साहब इन जमातों को कॉल दे रहे हैं और हैरत अंगेज तौर पर ये जमातें भी मुस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही हैं। सियासी उफक से गायब बाबा हैदर जमान जैसे किरदार भी कादरी साहब की हिमायत में तुलू होना शुरू हो गए। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात और वजीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान हुकूमत के खिलाफ ऐसी तहरीक अचानक कैसे शुरू हो सकती है और ऐसे हालात में इनकलाब के रैपर से सिर्फ मखसूस कुव्वतों के मफादात पूरे होने का इनकलाब ही बरामद हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, शौकत बसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ज़हीम कादरी साहब हमें ज्वाइन करें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और उमर रियाज अब्बासी अवामी तहरीक के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले एजाज चौधरी साहब आपकी जानिब आता हूं। इमरान खान का ये बयान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की बात, क्या इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए, इंसाफ लेने के लिए ऐसा करना जरूरी है? शुक्रिया रहमान। ये जो बयान है इसे आप आइसोलेशन में न देखें। आपको मालूम है कि गुज़श्ता इंतखाबात के बाद हमने ये कहा था कि ये इंतखाबात जो हैं हमें कबूल इसलिए हैं कि निज़ाम चलता रहे, हमने धांधली को कबूल नहीं किया और साल भर हम ये कोशिश करते रहे कि जो भी पुरअमन ज़राए हो सकते हैं इंसाफ हासिल करने के वो किए जाएं। जब ये नहीं हो सका तो हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम बिल्कुल फ्रॉड इंतखाबात के ऊपर मबनी है और ये वो वजह है जिसके लिए हम इन ऑप्शंस के ऊपर गौर करेंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जो आपको मैंडेट दिया है, ऐसा कहना क्या उस अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, हम देख रहे हैं एज ए होल पूरे पाकिस्तान को। पूरे पाकिस्तान ने जो इस वक्त मरकज के अंदर हुक्मरान हैं या पंजाब में, इनको मैंडेट नहीं दिया। सारी पार्टियों ने इंतखाब के बाद ये कहा था कि धांधली हुई है, बशमूल PMLN के। मुझे याद है गौस अली शाह साहब ने सिंध में एक APC बुलाई थी, सारी पार्टियां शामिल हुई थी और वहां कहा गया था कि धांधली हुई है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दोबारा तहरीक इंसाफ को मैंडेट दे देंगे और वो इसको समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निजाम आना वो जरूरी है। और मुल्क आपका क्या रद्द-ए-अमल है इससे? एक फिक्रा, मुल्क की सारी तकरीबन जो पार्टियां हैं वो ये आ गया, आपका पॉइंट आ गया। शौकत बसरा, मेरे ख्याल में दिल्ली पहले से बाहर आ गई है। वो कहते हैं ना, खुदा बाहर निकला चूहा। ये इनकलाब और तब्दीली के जो नारे थे, मेरे ख्याल में कौम आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त जमहूरियत को शदीद खतरात लाक है। बल्कि मैं कभी ये कहूं कि जमहूरियत इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंच गया तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आपको मैं ये अर्ज कर दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इक़्तिदार की खातिर या कुर्सियों की खातिर हमने कभी असूलों पे समझौते नहीं की। जो भी पार्टी आईने पाकिस्तान के अंदर रहकर जद्दोजहद करेगी, आईने पाकिस्तान के अंदर रहकर हमसे गुफ्तगू करेगी, हम उसके साथ चलेंगे। और जो भी जमात हालात अगर यहाँ पर है तो किसका कसूर है? तहरीक इंसाफ, ये मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून का देखिए, जहां तक इस वक्त मियां साहबान, मैं बार बार कह रहा हूँ, मियां साहबान का जो रवैया है, मियां नवाज शरीफ साहब हो या मियां शहबाज शरीफ साहब हो, उनको ये बात ज़हन में तस्लीम करनी चाहिए। वो हुक्मरान है, वो वजीर आजम है, वो वजीर आला है, लेकिन उनका आमराना
غیر جمہوری اور بادشاہوں والا رویہ میرے نظر میں اس وقت جمہوری سسٹم کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میاں نواز شریف صاحب کو یہ خود کش حملہ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ان کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ ٹریپ میں آ رہے ہیں طاہر القادری صاحب کے, عمران خان صاحب کے. کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں رمضان المبارک کے بعد ایک ایسا منظرنامہ میں دیکھ رہا ہوں, ابھی طاہر القادری صاحب کو اپنی نبٹ پائے. میری نظر کے اندر آپ 27 تاریخ کے جلسے میں دیکھ لیجئے ایک لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے, استعفوں کی تیاری ہو رہی ہے. میں ابھی بھی کہوں گا جمہوریت پسند جماعتوں کو, جمہوری سوچ رکھنے والوں کو آگے بڑھیں, ورنہ پھر ہمیں لاشیں. واقعی میاں صاحبان کی جو سیاست ہے وہ اس ساری صورتحال کی ذمہ دار ہے. جی مجھ سے پوچھا آپ نے؟ جی آپ سے پوچھا. جی میرا خیال ہے کہ چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, ہر حکومت کو بہرحال 18th امینڈمنٹ کے بعد بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اور صوبائی حکومتیں یقیناً اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ جو ڈیلیورنس ہے وہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. جہاں جہاں ڈیلیورنس ہوئی جس نے کی سب کو علم ہے. اور اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیورنس کرنے سے قاصر رہنے کے بعد استعفوں کا آپشن استعمال کر کے اسے نکل جانا ان کے لیے بہتر ہے تو یہ یقیناً ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب اپنی اس ڈیلیورنس کا پول جو کھل چکا پچھلے 1.25 سال میں کے پی کے میں اس کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا اقدام کریں گے کہ تو وہ کیا کریں. ان کا جو مطالبہ ہے آپ کی حکومت اس پر آمادہ نہیں ہے. ان کا جو مطالبہ وہ کہتے ہیں 4 حلقوں میں ڈبے کھلوا دیں بس. وہ کہتے ہیں اس جمہوری رویے کو بھی نگیٹ کر دیں گے جو جس کا انڈیا وہ پچھلے 12-15 سال سے لوگوں کو دیتے رہے. اور کل ہی کھل گئی کہ ان کا مقصد صرف اور صرف حصول اقتدار ہے, چاہے وہ پچھلے دروازے سے کیوں نہ ہو. جہاں تک 4 حلقوں کی بات ہے تو بھائی نہ تو میں نہ یہ نہ کوئی اور یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ ان 4 حلقوں کے جو نتائج ہیں ان کو کھول دیا جائے. اور اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی صرف الیکشن کمیشن ٹریبیونلز اور سپریم کورٹ کے ٹریبیونلز کے پاس ہے. جہاں بھی یہ حکم ہوا اس پہ عمل درآمد ہوا اور اس پہ عمل درآمد کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کی مرضی کے فیصلے دلوا کر حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تو میں تو یہ کام کرنے سے قاصر ہوں. میں ان کو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں دلوا سکتا. جہاں تک دیگر معاملات کی بات ہے کہ جمہوریت کو کس سے تھریٹ ہے تو جمہوریت کو کسی سے تھریٹ نہیں ہے. چلے مجھے عمر اعظم عباسی کو بھی اس موقع پہ شامل کرنے اس کے بعد بخر صاحب آپ دائم ہے. ایک منٹ مجھے اب عمر اعظم عباسی صاحب سے ان کا اور وہی قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. عمر اعظم عباسی صاحب عوامی تحریک نے اب تمام پارٹیوں کو بلایا ہے, کرنے کیا جا رہی ہے؟ لاہے عمل کا انتظار ہو رہا ہے مگر عوامی تحریک بھی ابھی اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کر رہی کہ آگے کا ان کا لاہے عمل کیا ہے. انقلاب کی باتیں تو کی جا رہی ہیں, کیسا انقلاب ہے ہم ابھی منتظر ہیں. بہت شکریہ رحمان بھائی. سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہم شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریٹک کلچر پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ہم اس وقت کرپٹ پریکٹسز اور الیکٹورل ریفارمز کی بات نہ کرتے. جب الیکشن 213-218 کے مطابق نہیں ہوئے 62-63 کے, اور وہی ٹیکس ایویڈرز, بینک ڈیفالٹرز اور فیک ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہوئے, یعنی ایسا تالاب ہے کہ جس کے اندر سب مانتے ہیں کہ پانی تو گندا ہے, نہ اس کو پیوریفائی کرنا ہے نہ ریپلیس کرنا ہے, پینا وہی پانی ہے. تو ہم چاہتے ہیں پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, ریاست مدینہ اس کا رول ماڈل ہے, اور ڈیولوشن پلان کے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ سب جمہوری رویے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک وٹ ڈز اٹ مین کہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی اسٹیٹس کو کہتے ہیں. یہاں تو ہائیبرڈ ریجیم ہے پاکستان کے اندر, اور ایک فلاٹ ڈیموکریسی ہے جہاں پہ فوگی زون ہوتا ہے. الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. ابھی مجھے بتائیں 5 سال سے یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی جدوجہد کی بات کی جاتی ہے, آئینی جدوجہد کی بات کی جاتی ہے, مگر آپ کی جو جدوجہد ہے اس میں تو خون کی بات ہو رہی ہے, حساب کی بات ہو رہی ہے, بدلے کی بات ہو رہی ہے. تاثر یہ جا رہے کہ یہ سب غیر جمہوری رویے. دیکھیں جو خون اور بدلے کی بات ہے وہ 14 لاشیں جو گری ہیں پولیس کی بربریت ہے پنجاب گورنمنٹ کی. تو جب پھندے کے نیچے ہیں, یہ چھری کے نیچے اب انہیں سانس لینا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے جب تک پھندا ان کے گلے تک جاتا. چونکہ آرڈرز کس کے تھے؟ وہ رانا ثناءاللہ بھی تھے اور سی ایم صاحب بھی تھے. وہاں پہ ڈی جی آپریشنز کہہ رہا ہے ادارے کو ٹیک اوور کر لو, ویڈیوز مارنا. آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے آرڈر دیے تھے. یہ پھندا وزیر اعلیٰ کے گلے تک جائے گا, اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان جو ہے وہ معصوم لوگوں کے قتل کا بدلہ نہیں دیا جاتا. آئین تو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے, آرٹیکل 3 ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن, اور 38 میں تعلیم, روزگار, صحت, یہ کہاں ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں. ڈیموکریسی صرف لفظوں کی حد تک ہے, پریکٹیکلی عوام پس رہے ہیں.
ठीक है, उमर ज़बरदस्ती साहब साथ रहेगा और मुझे ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम शौकत खुसरा साहब से बात करने वाले, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां, क्या अपोजिशन जमातें कामयाब हो पाएंगे, इस पर बात हो रही है। शौकत खुसरा साहब, अभी बात हो रही थी अवामी तहरीक के हवाले से। अवामी तहरीक के इनकलाब में ये इनकलाब है या फिर बगावत है? आपकी जमात क्या कहती है? अभी तक पीछे रह रही है इन मामलात से? जिहान, हमारी पंजाब की क़यादत कल इज़हार यकजहती करने के लिए मॉडल टाउन वाक़या पे और जो जुल्म बर्बरियत हुई है, जो कत्ल गारत हुई है, उसके ऊपर ताहिर कादरी साहब से मिले हैं। आज हम भी मिले हैं। उन्होंने अपना 10 नुकाती एजेंडा भी हमसे डिस्कस किया है। हमने उन पर एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको कही है कि डॉक्टर साहब, हम आपके हर उस इनकलाब के साथ हैं, हर उस तब्दीली के साथ हैं जो आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हो। तो अगर वो आपको बुलाते हैं हुकूमत के खिलाफ किसी ऐसे अलायंस में, किसी ऐसे जमात जाएगी उसमें, किसी ऐसे अलायंस में, किसी ऐसी तहरीक में, किसी ऐसे गठजोड़ में, किसी ऐसी साजिश का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं होगी जो गैर आईनी होगी, जो आइन से मावरा होगी। और दूसरी बात, मैं ताहिर कादरी कहना चाहता हूँ, ज़हीम कादरी हमारे भाई हैं। कल तो वैसे कह दिया मियां शहबाज शरीफ साहब, मैं किसी कादरी को नहीं जानता, पता नहीं हमारे भाई के मुतल्लिक़ ही कहा है। उनसे एक मिन्नत है हमारी कि धांधला हुआ है, ये इशू है, खुदारा उस धांधले को खोल लीजिए। आप पूरे सिस्टम को लपेटने में अक्ल और होश के नाखुन लीजिए। आप वजीर आजम हैं, आप अपोजिशन के माइंड सेट से बाहर निकलिए और जो ये ज़ियाउल हक़ी वाली सोच है, कत्लो गारत की, डंडे के जोर वाली, इक़्तिदार के नशे वाली, सियासी मामलात को सियासत से हल कीजिए। अगर आपने सियासी मामलात को आमराना सोच के जरिए जो रवैया आपने मॉडल टाउन में अपनाया है, आप कातलों को बचा रहे हैं, आप धांधली करने वालों को बचा रहे हैं। खुदारा ये रवैया चेंज कीजिए। और एक गुजारिश मैं आपको और कर दूं कि मुझे इस हुकूमत की बदहवासी, वहशत, बर्बरियत, खौफ, दहशत और ज़ियाउल हक़ी से डर आ रहा है, क्योंकि ये अभी भी 89 मुझे इसका जवाब लेने देना ज़हीम कादरी से। ज़हीम कादरी साहब, आप क्या कहते हैं? वाकई सोच आमराना है और मुस्लिम लीग नून ने अभी जो कुछ किया है ये गैर जरूरी था? देखिए, मैं किसी अयूब खान के रजाई बेटे की सियासी जमात से मशवरा लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, की पैदावार है आप लोग उसकी बशरा साहब बदतमीजी ना करें ना, आप तो बदतमीजी से बाज ही नहीं आते। मैं आपकी बात पे नहीं बोला ना, आप जैसे बेशर्म लोगों के साथ बात ही नहीं करनी चाहिए। उनकी बात सुन लें बशरा साहब, उनकी बात आपको शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं और जमहूरियत के खिलाफ खुद साजिश कर रहे हैं आप लोग। बड़ी बहुत शुक्रिया, आप जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चले बशरा साहब, उन्हें बात कर लेते। ज़हीम कादरी साहब, अब बात की। आपने अपना आप फिर एक बार दिखा दिया। आप पहल आपने की है, मैंने कोई पहल नहीं की थी। इस तरह की बात करते हैं, आपकी गुफ्तगू का यही मयार है मुझे। ठीक है, दलील से बात कीजिए जी, दलील से बात कीजिए। ज़हीम कादरी साहब जी बताइए। आप तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हम जमहूरियत के लिए आपका साथ रहे, कत्लो गारत के लिए आपका साथ नहीं दे रहे, ज़ियाउल हक़ी के लिए आपका साथ नहीं दे रहे। बड़ी मेहरबानी, आप हमारा साथ मत दीजिए। आप सिंध पे तवज्जो, अगर आप हम आपका साथ नहीं देंगे तो अभी तक आप मेरे भाई असेंबलियां बनाकर अल्लाह की ज़ात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी वजह से आप आज इक़्तिदार में। उन्हें बात करने दे, उन्हें बात करने दे। मगर ज़हीम कादरी साहब, ये बात तो हकीकत है कि इस वक्त आपकी जमात के साथ अगर कोई जमात खड़ी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। बड़ी मेहरबानी इनकी, हमें नहीं जरूरत इनकी। मैं इनसे माजरत से कहता हूँ कि खुदारा ये डकैती और चोरी के लोग जिन्होंने पाकिस्तान लूट के खा लिया, हमारी जान छोड़ दें, खुदा का वास्ता जान छोड़ दें। और हम अपने आप पर ये लेबल लगवा के नहीं किसी किस्म की हुकूमत करना चाहते। मैं समझता हूँ कि इनका साथ तो वो साथ है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं दी जा सकती। या फिर आप गलत हैं या मियां नवाज साहब गलत है, उनसे पूछ लीजिए। वो तो आसिफ अली जरदारी साहब से मशवरे लेने। सर, आपने मुझसे सवाल किया है, मैं जवाब दे लूं। चले अपनी बात मुकम्मल कीजिए। बस साहब, गुजारिश है अब आपसे, उन्हें बात पूरी करने से। मतलब लोगों को अपना हर वक्त इतना दिखाया करें ना। ये अब बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बात अब्बासी साहब ने की है, इसमें तो कोई आरा नहीं कि बहुत सारी जगह पर लैप्सेस थे। बहुत सारी जगहों को और चीजों को दुरुस्त करना है, लेकिन उसको दुरुस्त करने का तरीकाकार पूरी दुनिया के महज़ब मुआशरों में एक ही है और जमहूरियत ही वो तरीकाकार है। और अगर जमहूरियत में कहीं कमी है तो उसका रास्ता भी मजीद जमहूरियत में है। किसी किस्म का कब्जा, किसी किस्म का बजोर बाजू इक़्तिदार पर कब्जा और तरीकाकार पर कब्जा और कई 100,000 या 1 लाख लोगों का
18 करोड़ अवाम की राय पर जो है उनको थोप देना, इसका कोई तरीकाकार पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। या ये अनार्की है, या ये टेररिज्म है, या ये किसी किस्म की दहशत गर्दी है। मैं तो इसको समझने से कासिर। मगर आप लोगों ने जो कुछ किया, जिस तरह से आप लोगों की जमात सारे बड़ी माजरत के साथ जिस तरह से आपकी जमात सारे मामलों को हैंडल कर रही है, वो तरीके जमहूरी लगते हैं आपको? कहाँ तैयारी का रुख मोड़ देना, जुड़वा शहरों को बंद करना, रास्ते बंद करना, कारकुनों की गिरफ्तारी, ये सब कुछ जमहूरी रवैये वाला रवैया। एक तो एज एन एंकर आपका एटीट्यूड, इसकी मैं शदीद मुजम्मत करता हूं कि आप जो सवालात कर रहे हैं उसको आप ये पोर्ट्रे करके कर रहे हैं कि आपकी भी राय देखिए, मैं आपसे सिर्फ हक नहीं है। नहीं, मेरी बात सुन लेना सर। आपने मुझे जवाब के लिए बुलाया तो मेरी अपनी राय न दें, मुझसे जवाब ले लें। तैयारे का रुख मोड़ना सिविल एविएशन के कानून के मुताबिक हमारा हक था। हम समझते थे कि वहां दहशतगर्दी का खतरा है जिससे हजारों जानों को नुकसान होने का अंदेशा है, इसीलिए उस तैयारे का रुख मोड़ा गया। आइन कानून में ये बात मौजूद है, हमने ये काम किया। रही दीगर मामलात और लाहौर सहने का वाकया, आजाद कमीशन बन चुका। तमाम वो एजेंसी जिनका जिक्र तारुल कादरी साहब ने किया था, उनकी JIT भी बन चुकी। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हाजिर है। अगर गुनाहगार होंगे तो हाजिर हैं, और अगर उस कमीशन की फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर भी गुनाहगार होंगे। ना मैं डिफेंड करूंगा, ना कोई और डिफेंड इस बात का फैसला होगा। ठीक है। अच्छा, एजाज चौधरी साहब, अभी आप पहले इमरान खान जो थे वो पहले के नजर नहीं आए, मगर अब उन्होंने इशारे दिए हैं, ये इंडिया दिया है कि वो इनकलाब के लिए तारुल कादरी के साथ मिल सकते हैं। अब ऐसा क्या है, क्या बदल गया है और क्या एजेंडा है? इनकलाब और धांधली, क्या ये दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं? शुक्रिया रहमान। एक दो बातों को मैं जवाब जल्दी से दे लूं, फिर आपकी इस बात की तरफ आता हूं। पहली बात तो ये कि PMLN हमेशा ये कहती है कि ये 4 हल्के खोलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी ये है कि अदालतों में बैठे हुए जजों को रोज तब्दील कर दें और किसी एक केस को आगे न बढ़ने। इनकी जिम्मेदारी ये है कि नादरा के चीफ को तब्दील करें और जबरदस्ती अपने किसी कासालैस को वहां पे मुकर्रर कर दें ताकि वो टेम्परिंग कर सके। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, एक पूरी टेम्परिंग का केस तो सामने आ चुका है, दूसरा भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। दूसरी बात, मैं पीपल्स पार्टी से बसद अदब कहना चाहता हूं कि विकेट के दोनों तरफ न खेलें। या तो जुल्म हुआ है और या ये चोरी इलेक्शन हुआ है पिछले साल का, या नहीं हुआ है। दोनों में से एक बात अभी ले लीजिए। अच्छा, दूसरा जो आपने जवाब हुए हैं, जरदारी साहब ने जो दूसरी बात फिर ये है ना, आपका ये कहना कि हम PMLN के साथ खड़े हैं और हुकूमत हमारी वजह से खड़ी है, वही ना। आप PMLN जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे PMLN जमहूरियत है। फिर जमहूरियत शौकत बसरा साहब, PMLN जमहूरियत है। फिर आप क्या करें? अगर ये बेवकूफ हो गए, ये खुद कुछ बम्बार बन गए, उसके बाद आपने ये पूछा, हमने बड़ी जाने दी। डॉक्टर तारुल कादरी साहब जो मैसेज लेकर चले हैं, उससे हम डॉक्टर साहब के मैसेज से तकरीबन इत्तफाक करते हैं। एक दो चीजें हैं जिसको बसरा साहब ने कहा, उसे रीएट्रिएट करना चाहते हैं। हम किसी सूरत में भी किसी गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर इंतखाबी तरीकाकार से आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये हमारी हुदूद हैं और जो सानिया मॉडल टाउन है, हम उसके इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जब तक शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं देते और किसी के गले में फंदा नहीं पड़ता, हम मॉडल टाउन के साने के साथ कदम पर कदम चलेंगे। और जो ये जो जुल्म पाकिस्तान में हुआ है, कभी हम मगर ज़हीन कादरी साहब, तहरीक इंसाफ भी बड़ी जमात है, पार्टी भी बड़ी जमात पार्टी है। मुझे फाइनल रिस्पांस लेने दें उमर रियाज अब्बासी साहब से। जो आप तारुल कादरी के हवाले से बात कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून की जाने से बार बार तनकीद आती है कि जो तरीके हैं वो गैर जमहूरी हैं। आपकी जमात किस तरह से इस चीज को डिफेंड करती है? फाइनल रिस्पॉन्स वेरी ब्रीफ। देखिए, वेरी ब्रीफ ये है कि डॉक्टर साहब की नॉर्मल रूटीन में आमद थी, इन्होंने हाइप क्रिएट की और हजारों लोग जो इस्तकबाल के लिए आए हुए थे, मेहती खवातीन पर सजदे की हालत में शेलिंग की। ये जमहूरी रवैया तो नहीं है हमारा। जमहूरी रवैया ये है कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं, कॉमन मैन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाले, जब वो इकट्ठे आएंगे तो इंशाल्लाह शराकत इक़्तिदार उनकी होगी। 1 करोड़ 18 करोड़ पे मुसल्लत है, तो मुझे ये बताएं, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो नहीं है? और जैसे डिलीवरेंस का मामला है, इनकी बैड गवर्नेंस और करप्शन का, वो जुबान ज़द यहाँ में लोग डिग्रियां फाड़ रहे हैं, खुदकुशियां, खुदसोजियां कर रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं।
लाइनों में लगे हुए हैं। तो शादी से ये पूछें कि शादी मजलूमीन और मुस्तदफीन का साथ दें। आप निस्बत वाले लोग हैं, कातलों का साथ मत दें। आपने भी खबर में जाना है, मैंने भी खबर में जाना है। आगे शौकत अफसर साहब, आपका फाइनल कमेंट मेरा ये है कि अगर यही बदहवासी, यही बेवकूफ़ी, यही ज़ियाउल-हक माइंड रहा तो आप देखेंगे अभी जो ट्रेलर चल रहा है, असल फिल्म अगस्त सितंबर में चलने जा रही है। तो खुदारा आप हुकूमत बने, सबको डायलॉग की दावत दें, सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करें। ठीक है, ज़हीम कादरी साहब, आपका फाइनल रिमार्क क्या है? मेरा फाइनल रिमार्क ये है, किसी जालिम और जाबिर और गासिब को सपोर्ट करना इसी तरह है। मैं ना तो किसी को सपोर्ट करूंगा, न किया है। वाज़े तौर पर उस जुल्म में जो हुआ है उसको अनर्थ करने की कसम खाई है पंजाब गवर्नमेंट ने। और मैं ये समझता हूं कि दीगर सियासी जमातें अगर लाशों पे सियासत करना चाह रही हैं, और एक साहब ने तो वहां जाके ये भी कह दिया जब वो पुरसा देने गए उन शोहदा का, तो ये कहा कि दोबारा इलेक्शन कराएं। और मैं अयूब खान के जमात से गुजारिश करता हूं कि दोबारा हमारा पीछा छोड़ दें। और बहुत शुक्रिया, एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और उमर रियाज अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां, क्या अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो पाएंगी या नहीं, मगर इस सब के बीच लाठीचार्ज, आंसू गैस शेलिंग और लाशों का गिरना, साथ ही साथ एहतजाज की कॉल, इनकलाब और सिस्टम बदल देने की आवाजें, इस सब के बीच जमहूरियत का क्या बनेगा, इस सोचने की बात है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पीआईए के तैयारे पर गोलियां बरसा दी गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वाघा साहब और इम्तियाज गुल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क की तारीख में हवाई अड्डे और तैयारा सियासत का अहम किरदार रहा है। जरदारी और नवाज शरीफ ने तैयारे में इंतजामिया से मुज़ाकरात की दाग बेल तो डाली, परवेज मुशर्रफ भी पीछे न रहे और तैयारे से हुकूमत उलटने की तारीख रकम कर डाली। फिर पाकिस्तान में इनकलाब नागुज़ीर करार देते हुए कादरी साहब कनाडा से पाकिस्तान आए तो 5 घंटों से ज्यादा गैर मुल्की तैयारा रोककर मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खुद को तैयारा कंपनी में ब्लैकलिस्ट करवाने का शर्फ भी हासिल कर लिया। दहशत गर्दों की तरफ से हवाई अड्डों को बदस्तूर हदफ बनाने की वजह से आलमी दुनिया में पाकिस्तानी हवाई अड्डे जेर बहस आ गए हैं और फिजाई कंपनियां मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रही थी। इस मौके पर कादरी साहब के जहाज को रोकने के अमल ने पाकिस्तान के 9 अहम एयरपोर्ट्स में से 4 की सिक्योरिटी पर होने वाली तनकीद में इजाफा कर दिया है और साथ ही साथ कराची एयरपोर्ट पर होने वाला हमला और अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे पर जो गोलियां बरसाई गई, इस सारी सूरत हाल और सिविल एविएशन के मामलात को लेकर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और नसीर वाघा साहब सीनियर सहाफी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इम्तियाज गुल साहब, तैयारे पर फायरिंग की गई और जो इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब की गई है उसमें एक तो कहा गया है कि रोशनी वाले गोले जो है वो पहले इस्तेमाल किए गए, फिर एसएमजी से फायरिंग की गई। बड़ी सोफिस्टिकेटेड कार्रवाई लगती है, क्या आपका एनालिसिस है? देखिए, बुनियादी तौर पे पेशावर का एयरपोर्ट बिल्कुल आसपास से आबादी में घिरा हुआ है और कई मरतबा ये महसूस होता है वहां पे लैंड करते हुए कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो बराह रास्त वहां की आबादी उससे मुतासिर होगी। पेशावर एयरपोर्ट पे जो इससे पहले 2 साल पहले हमला हुआ था, उस वक्त भी यही कुछ हुआ कि जो हमलावर थे वो आबादी में से आके उन्होंने 3 अतराफ से एयरपोर्ट पे हमला किया, निशाना बनाया, वहां पे एक हॉस्टेज टेकिंग की तकरीबन सूरत हाल पैदा की। तो इससे एक बात बुनियादी तौर पे वाज़ेह होकर सामने आई है कि अगर तो इस कदर आबादी की मौजूदगी में ये एयरपोर्ट ऑपरेट करता रहा और दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ जंग का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो उसमें मुसलसल ये खतरा लाहक रहेगा कि किसी न किसी मौके पे इसी आबादी में छुपे हुए दहशतगर्द किसी भी तैयारे को निशाना बना सकते हैं। ठीक है शहबाज साहब, इन तरतीबात को निशाना बनाना क्या इतना ही आसान है, क्योंकि बड़े तवातुर के साथ ये वाकयात पेश आ रहे हैं? रहमान साहब, मैं इसका आगाज यूं करूंगा कि आप देखिए कि इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में खुसूसन हमारे बड़े शहरों में किसी भी हाउसिंग कॉलोनी की कामयाबी का मेयार
इस बात पर है कि वो एयरपोर्ट के कितना करीब तरीन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो रिहायशी आबादियों से घिरे हुए हैं। ये इंतहाई खतरनाक बात है और मैं आपको यहाँ ये बात बरमला कहूंगा, वाजे कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट इस हवाले से इतने गैर महफूज जोन नहीं होता एयरपोर्ट के आसपास जिसका ख्याल रखा जाता है ऐसी किसी भी आबादी की मंजूरी देते वक्त? जी बिल्कुल, इस हवाले से पाकिस्तान नेशनल एयरफील्ड क्लियरेंस पॉलिसी बाकायदा मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ये इतनी गैर मुबहिम है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है, कई लॉज क्लियर नहीं है, जिनकी वजह से बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। मैं एक चीज यहां आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि फनल एरिया से 750 फुट तक कोई घर, कोई बिल्डिंग असूलन नहीं बन सकती और तकरीबन 3000 फुट फनल एरिया से दूर 500 फुट ऊंची इमारत की इजाजत है। इस हवाले से सिविल एविएशन से पहले इजाजत ली जाती है जब आप कोई भी टावर बनाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में इसका रिवाज है। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, अब ये सिस्टम्स जिस तरह से वागा साहब ने जिक्र किया, सिस्टम्स अगर इतने कमजोर हैं, क्या इकदाम उठाने होंगे? क्योंकि कराची एयरपोर्ट वाला हमला, रिपोर्ट्स बन रही हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं, मगर उसके बावजूद इस तरह के वाकये का हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, बुनियादी तौर पे तो ऑन ग्राउंड सर्वेलेंस या निगरानी का निज़ाम है वो इंतहाई बेहतर बनाना होगा। उसमें सिर्फ अफरादी कुव्वत शामिल नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक आलात के ज़रिए निगरानी के निज़ाम को इंतहाई जामे और मौसर बनाना होगा। उसके बगैर बहुत मुश्किल होगा इस किस्म के वाक़यात की पेशबंदी। उसके साथ साथ जो ज़मीनी मैन पावर है, ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं, उनको भी जिसको कहते हैं फुल प्रूफ बनाना होगा। मिसाल के तौर पे जब पेशावर एयरपोर्ट पे पहला हमला हुआ था तकरीबन 2 साल पहले, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो चूंकि आबादी से गुजर के हम खुद वहां पे जाते रहे हैं, 2 चेक पोस्ट लगाई गई थी। उन्होंने जहां पे पुलिस वालों को डिप्लॉय किया, उन्होंने आम लोगों को तंग करना शुरू कर दिया और फिर जो लोग वहां पे 100-200 रुपए उनको दे पाते थे वो उनको जाने देते थे, और ये खुद हमारे अपने साथ हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा इलाका जो कि इंतहाई हसास है, एक तैयारा उतर रहा होता है, उसमें 200-250-300 जाने लोग मौजूद होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को इस तरह जियोपर्डाइज किया जाता है कि 100-200 रुपए दे के वहां जो पुलिस वाला खड़ा है उसने उसको जाने दिया। तो ये हमारे इदारों का कसूर है, हमारे इदारों का कसूर है, एफिशिएंट नहीं है, काम पूरा नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, देखिए एफिशिएंसी तो एक तरफ, वो जो अपना एक किरदार है जो आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक पुलिसमैन का ऑन ग्राउंड जो नाका लगाया होता है, सिक्योरिटी चेक पोस्ट होती है, वहां पे ही वो शायद 50% भी अदा नहीं कर पाता। दूसरी तरफ 13 साल हो गए हैं हम एक फ्रंट लाइन रियासत के तौर पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं, लेकिन नालायकी का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि अभी तक इस अंदाज में हम बंदोबस्त नहीं कर सके कि कम से कम उतरते हुए जहाजों को हम महफूज बना सकें। और दूसरी तरफ एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बताऊं कि लाहौर में जो वाकयात हुआ, यानी पुलिस के पास रबर बुलेट्स नहीं थी जो कि आप बर वक्त मुजाहिरीन पे को मारते हैं और कम से कम उनको वक्ती तौर पे बेहोश कर देते हैं ताकि आपको लाइव बुलेट्स फायर न करनी पड़े। तो 13 साल के बाद अगर ये हालत है तो मालूम नहीं और कितना अरसा भी चाहिए होगा इन इदारों को बेहतर बनने के लिए। अच्छा वागा साहब, आप एविएशन के मामला पर आपकी बड़ी नजर है, जिम्मेदारों का तयन करना और फिर जो प्रॉब्लम्स है उन्हें फिक्स करना कितना जरूरी है, कैसे होगा, वेरी ब्रीफली? हाँ देखिए, जहां तक चेक पोस्ट का ताल्लुक है, चेक पोस्ट तो उन लोगों के लिए जरूरी होगी ना जो उस रास्ते से गुजर के एयरपोर्ट के अंदर आ रहे होंगे, लेकिन आप देखिए कि वो लोग जो एयरपोर्ट्स के इर्द गिर्द मुस्तकिल तौर पर जिनके घर मौजूद हैं, जिनकी ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं, वो तो उन चेक पोस्टों से गुजर कर नहीं आएंगे। आप पेशावर के वाक़े को मद्देनजर रखें कि तैयारे को रनवे पर उसकी लैंडिंग से चंद लम्हे पहले फायर किया गया और उसको हिट किया गया। ये दुनिया की तारीख में इतना खौफनाक वाकया है और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इस कदर घनौना और खौफनाक वाकया ये है और इसका असर पूरी दुनिया की एविएशन पर होगा। दुनिया की तमाम एयरलाइंस जो हैं वो पाकिस्तान में आने से अब खौफजदा होंगी। हमें इसको सिक्योर बनाना है। हमारे इदारों को चाहिए कि सबसे पहले वो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की छानबीन करें, उनकी वागा साहब, और बिल्कुल एयरलाइंस क्या पाकिस्तानी भी बहुत खौफजदा है। इम्तियाज गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नसीर वागा साहब
आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में सिविल एविएशन के मामलात को लेकर बहुत सारे सवालात हैं। कहीं ये सब कुछ पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश तो नहीं, कहीं ये सब कुछ पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश तो नहीं। ऐसे में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, हमें अपनी कौमी तनसीबात को महफूज से महफूज कर बनाना होगा। ये बहुत ही अहम सवाल है और इसके लिए हुकूमत को इक़दाम करना होंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाक भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी फिर से शुरू हो गई है, और इसी मामले पर बात होगी। हारून रशीद साहब हमारे साथ होंगे। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तवील अरसे से खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों में मसरूफ है और इस हवाले से पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को भी फरोग दे रहा है, मगर भारत का किरदार हमेशा दोगला रहा है। मुश्किल की घड़ी में हमेशा भारत ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी भारत से बैकडोर के जरिए ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी अमन पसंदाना पॉलिसी के तहत ही रूस से ताल्लुकात को फरोग दिया और हाल ही में रूस से 35 हेलीकॉप्टर खरीदने का मामला तय पाया। इस मामले पर भी भारत का दोगला रवैया एक बार फिर सामने आ गया और उसने रूस और पाकिस्तान के दरमियान इस खरीदो फरोख्त पर रूस को ताल्लुकात पर नजरसानी की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर चैनल के जरिए डिप्लोमेसी और फिर भारत की नीयत क्या साफ है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को लेकर, इसी पर बात होगी। सीनियर सहाफी और तज्ज़ेकार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून रशीद साहब, ये खबर आपकी नजर से भी गुजरी होगी कि दोनों ममालिक के दरमियान एक बैकडोर चैनल के जरिए डिप्लोमेसी का आगाज हो गया। आपको लगता है ये कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, इस बार कोई फायदा होने वाला है? देखिए, कोशिश तो जारी रहनी चाहिए, फायदा या न हो। अमन हमारी अपनी जरूरत है, हमारे अपने मफाद में है अमन, लेकिन हमेशा दुश्मन के अज़ाइम के बारे में आगाह रहना चाहिए। ये कोई वाहिद वाक़या नहीं है रूस वाला। देखिए, वो पूरी स्ट्रेटेजी है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में वो हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। फजलुल्लाह को डेफिनेटली वो फंड कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, असला भी दे रहे हैं। बलोचिस्तान में वजीर आज़म गिलानी ने मनमोहन सिंह को शवाहिद दिए थे, डॉक्यूमेंट्री शवाहिद दिए थे, तस्वीर दी थी शर्म शेख में, और ये हमारे बहुत से मसाइल, भाई फिरका वाराना फसादात में उनका हाथ है। सब जानते हैं कि कश्मीर पे उन्होंने कब्जा किया, सब जानते हैं कि मशरकी पाकिस्तान को उन्होंने अलग किया, और ये एक अंधा भी जानता है कि बॉलीवुड में मुसलसल फिल्में बनती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ISI के खिलाफ, फौज के खिलाफ, तो वो क्या राह के आशीर्वाद के बगैर ही बनती हैं, और राह ने यहाँ फिरका वाराना फसादात कराने की कोशिश किया। अमन से तो कोशिशों से तो दस्तबरदार नहीं होना चाहिए, और हमें इंडियंस को समझाना चाहिए कि ये अमन खुद आपके अपने मफाद में है भी। अगर अमन नहीं होगा तो इंडिया की तरक्की का ख्वाब भी पूरा नहीं होगा, किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है, स्पिल ओवर हो सकता है। मगर इस सारे मामले में हम जरा ज्यादा कीन नजर आते हैं, ज्यादा चाहते हैं, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे दोस्ती की ख्वाहिश हमारी ज्यादा है। नहीं, हम कीन नहीं है, हम सतही और अहमक हैं इस मामले में। हमारी कभी कोई मरबूत पॉलिसी नहीं रही। नवाज शरीफ साहब तो उन्हें टेम्पटेशन बहुत होती है, उनका ख्याल है कि जल्दी से ताल्लुकात ठीक क्या टेम्पटेशन है उनकी? भाई, उनका मिजाज में टेम्पटेशन है। एक तो वो ये चाहते हैं कि जल्दी से ताल्लुकात ठीक हो जाएं, और दूसरा वो ये चाहते हैं कि इंडियन से सनतकारों के साथ मिलकर कारोबार करें, उनका जाती इंटरेस्ट भी है। वो एक अजीब, वो हकायक को समझे बगैर, देखिए जनरल क्यानी ने उन्हें समझाया था कि ताल्लुकात जरूर ठीक होने चाहिए, और हमने बड़ा स्टेप लिया था कि सियाचिन को गैर फौजी इलाका करार दे दिया जाए। लेकिन ये मामूल के सफारती तरीके से होंगे, बतदरीज होंगे। एक एक सीढ़ी तय करके आप छत पे पहुंचते हैं, एक एक फुट तय करके आप किसी पहाड़ की चोटी पे समझते हैं। वो चाहते हैं दफतन हो जाएं, और वो इंडिया के अज़ाइम को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने से आली जनाब को दिलचस्पी नहीं है, और मुशीर भी अल्लाह के फजल से वैसे ही हैं। ठीक है, मगर एक दलील ये भी दी जा रही है कि जिन मसाइल पर वैसे बात नहीं हो सकती, वो बैकडोर के जरिए बात करना चाहते हैं। दहशतगर्दी वाला मामला है, बलोचिस्तान वाला मामला है।
نہیں وہ تو ہونا چاہیے نا، لیکن وزیر اعظم صاحب کی ایک نفسیاتی کمزوری ہے انڈیا کے معاملے میں. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. بجائے اس کے کہ کشمیر پہ، بلوچستان پہ، قبائلی علاقے میں، افغانستان میں جو پرابلم پیدا کر رہے ہیں اس پہ ڈائریکٹ بات کریں، پانی پہ، تو اس کی بجائے ڈائریکٹ بات کرنے پہ انہوں نے کہا یہ نچلی سطح پہ ہو سکتا ہے، سیکٹری ویکٹری مل لیا کریں گے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ ان کو غرض ہے تجارت سے، اور تجارت سے بھی کیوں غرض ہے؟ میاں منشا جیسے صنعت کار جو ہیں پنجاب کے، ان کا خیال ہے اس سے کچھ پیسہ کما لیں گے. کما بھی لیں گے، اور کمانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر قومی مفادات کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. ایک مربوط پالیسی ہوتی ہے جو انہیں ان پٹ لینی چاہیے آرمی سے، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے. اس کے بعد فیصلہ تو انہیں کرنا چاہیے، انہیں کا حق ہے فیصلہ کریں، لیکن پارلیمنٹ کو اعتماد ملے. اس سارے معاملے میں جو آپ تجارت والی بات کہہ رہے ہیں، اس میں جو اصل مسائل ہیں، جو پانی والا مسئلہ ہے، کشمیر والا معاملہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوستی کی، بھارت کے ساتھ جو دوستی کی خواہش ہے اس کی کہیں بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں؟ ہم تو نہیں چکا رہے، وزیر اعظم صاحب چکانا چاہتے ہیں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے. بعض چیزوں کی قوم مزاحمت کرتی ہے، جیسے جیو کے معاملے میں ہوا، ان کی ایک پالیسی تھی طے شدہ، مگر قوم نے مزاحمت کی اور وہ نہیں اس کو پورا کر سکے، اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے، وہ اور پرویز رشید جیسے مشیر، اور نہ وہ حاصل کر سکیں گے، اس لیے کہ قوم نہیں جیو دیکھنا چاہتی. تو کیا ہم پہ مسلط کریں گے؟ میں نہیں دیکھنا چاہتا تو کیا کریں گے؟ مجھ پہ مسلط کریں گے. اسی طرح یہ انڈیا کے معاملے میں جو پالیسی ہے، اس میں وہ سوچ سمجھ کے ایک بڑی پکچر دیکھیں اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، کابینہ کو اعتماد میں لیں، اپنے ایکسپرٹس کو، طارق فاطمی سے بات کریں، سرتاج عزیز سے بات کریں جو ان کے اپنے لوگ ہیں، اور ایک معتدل پالیسی اپنائیں جو قابل عمل ہو. ان کی پالیسی قابل عمل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون رشید صاحب، بہت شکریہ. پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت ضروری ہے، دونوں ملکوں کے درمیان امن قائم ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، مگر یہ بھی بات اہم ہے کہ دونوں ملک جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کیا واقعی ان کے درمیان مسائل ہیں. اصل مسائل کا حل ضروری ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور ان مسائل کو حل کیے بغیر شاید آگے بڑھنا مشکل ہے. پروگرام ٹاپ سٹوری سے میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد